प्रणाम दोस्तों। अपने प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना का एक एक शब्द का अपने वर्णन कर रहे हैं। अगला जो शब्द था प्रस्तावना का, जो शब्द है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का सीधा सा अर्थ होता है गणतंत्र। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, उसके नीचे ऑप्शन मिलते हैं। रिपब्लिक का अर्थ यह है कि गणतंत्र, भारत गणतंत्र क्यों है। नंबर एक, गणतंत्र के लिए भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति है, उसका जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। पहला अर्थ। अगर ऑप्शन में आपको मिले भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो हमें टिक कर देना है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, टिक कर देना है। भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, टिक कर देना है। और अगर ये ऑप्शन ना मिले, वैसे आपको मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो जो रिपब्लिक स्टेट होता है उसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं होते, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं होते। और 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, हमारा संविधान संशोधन हुआ, हमने जो प्रीविपर्स था यानी एक ऐसा वर्ग था जिसको हमने विशेषाधिकार दे रखे थे, उसको समाप्त कर दिए। तो ये भी एक बार नेट 2012 में पूछा गया है कि भारत को कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से गणतंत्र का पूर्ण दर्जा दिया गया। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने गणतंत्र को पूरा दर्जा दे दिया। उससे पहले किसी वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त एक वर्ग था, यानी जिसमें वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी एक राजा का गुण पाया जाता था और उन्हें पेंशन के रूप में हम कुछ खर्चा देते थे। तो रिपब्लिक का सीधा सा अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है, और यहाँ किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की उपस्थिति नहीं है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक राष्ट्र जरूर है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट जो है, जो वहाँ की महारानी है, वो जो पद है वो एज ए प्रिंस है, एज ए महारानी है, एज ए किंग है, एक क्राउन है। वो किसी ना किसी रूप में राजा या रानी का जो पद है वो राजशाही व्यवस्था को इंगित करता है। इसलिए लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक राजशाही, उसके एग्जाम्पल हमसे पूछ सकता है ब्रिटेन, जो हमारा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी जो कराएगी उसमें, तो वहाँ आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है यूके, जापान, भूटान और जो कुछ खाड़ी के देश, वहाँ आज भी राजशाही शासन पाया जाता है। जापान लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन लोकतंत्र का घर है, उसके बाद भी वहाँ गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। इसलिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ गणतंत्र शब्द लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। न्याय, जस्टिस, यहाँ से जो शब्द हैं उनको क्रम में लगाना भी बहुत बार पूछ लेता है। जो पहले मैंने आपको SSS SSSDR यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और उसके बाद जस्टिस, न्याय। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वो पूछ सकता है कि प्रस्तावना में वर्णित जो न्याय हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो हमने रूसी क्रांति से लिए हैं। 1917 अक्टूबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उससे हमने लिए हैं। और एक एक शब्द, तीनों का क्रम भी पूछ लेगा। पहले सोशल जस्टिस है, फिर इकोनॉमिक जस्टिस है और फिर पॉलिटिकल जस्टिस है। और यहाँ ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो हमारी सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, इनकी पूर्ति कहाँ होती है, या सामाजिक न्याय का अर्थ कहाँ है। ये तीनों की पूर्ति है वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित हैं। सामाजिक न्याय की अगर अपने बात करें तो सामाजिक न्याय की पूर्ति है मौलिक अधिकारों में भी होती है। आर्टिकल 17 देखें, स्पर्शता, यानी वहाँ पर हमने
अस्पृश्यता का अनंत उन्मूलन करने का प्रयास किया है। जाति, रंग, धर्म इनके आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, यानी समाज का कोई वर्ग विशेष है उसको हम अधिक तवज्जो नहीं दे सकते, या SC ST या और कोई लोग हैं उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्थिक न्याय है, वहाँ ये DPSP हम अपना आर्टिकल 38, 39 पूर्णतः इसी के लिए समर्पित हैं। 46 यानी यहाँ हमने आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया है। आर्थिक कारणों से लोगों के अंदर भेदभाव नहीं किया जाए, किसी व्यक्ति को धन संपदा इसके आधार पर छोटा बड़ा ना समझा जाए। तो एक प्रकार से अपने बात करें तो यहाँ सामाजिक और न्याय और आर्थिक न्याय का एक मिला जुला सा रूप हमने अपनाया है। और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो भी हमारा मौलिक अधिकारों में वर्णित है। बाकी संविधान के अलग अलग आर्टिकल हैं 324 से लेकर 329, वहाँ भी हमने राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया है। हमारा जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हमें राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। राजनीतिक न्याय का है, सार्वभौमिक मताधिकार है, वो हमारा पॉलिटिकल राइट्स है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी जो शासन है उसमें शामिल होने का, चुनाव लड़ने का, वोट देने का पूरा अधिकार है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस प्रकार से ये पूछ लेगा कि जैसे RS 2018 था, उसमें जो पर्सन था वहाँ यही पूछा था कि प्रस्तावना में वर्णित जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हैं वो संविधान के किस भाग में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से बड़ा प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर का। स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात करें तो प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मौलिक अधिकारों में हमें जो स्वतंत्रता है वो अलग है। आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता अलग है। आर्टिकल 19 की बात करें तो वहाँ हमें अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की, पहले 7 प्रकार की थी। और टोटल अपने स्वतंत्रता की बात करें तो हमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन हेडमास्टर 2011 में एक प्रश्न आया था कि हमारी प्रस्तावना में कुल कितनी लिबर्टी वर्णित हैं। तो 5: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये आपको याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ ये जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं इनको हमने FR हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ प्राप्त करने का प्रयास किया है। डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है उसमें व्यक्ति को महत्व अधिक दिया जाता है, यानी व्यक्ति की जो लिबर्टी है, जैसे हम उदारवाद में हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो बेसिक कंसेप्चुअल है, इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, यानी यहाँ व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। लेकिन फिर भी भारत में पॉजिटिव लिबर्टी की बात की गई है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य युक्त प्रतिबंध या निर्बंध लगा सकता है। जैसे आप जानते हैं आर्टिकल 19, 2 से 7 तक हमने हमारी जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसके लिए प्रयास किए हैं, यानी राज्य चाहे तो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए, विदेशी आक्रमण होता है उस समय या आपातकाल के समय, तो हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो स्वतंत्रताएं वो कितने प्रकार के हैं? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमारी मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। लेकिन प्रस्तावना में वर्णित कितनी हैं? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक होता है विचार, एक होती है अभिव्यक्ति, दोनों में अंतर है। विचार लिखित रूप में नहीं होते हैं, अभिव्यक्ति लिखित होती है, ठीक है। फैथ विश्वास है, और उसके बाद धर्म और उपासना यानी वर्शिप। इसका डिटेल से मैं आपको मौलिक अधिकारों में इसमें डिटेल पे अपने जाएंगे। इसमें इक्वलिटी, समता। समता का अर्थ है विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, हर व्यक्ति समान है। और हमारे संविधान में अवसर की समानता दी गई है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को उसकी स्थिति और अवसर की समता प्रदान करने का प्रयास किया है। जो न्याय है वो कहीं ना कहीं समता से ही मिलता है, यानी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वैसे इनकी जो प्राप्ति है वो मौलिक अधिकारों में हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, यानी विधि के समक्ष समानता, RRSP, RRCSP,
मैं आपको बता दूं, अभी संस्कृत स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्रम पूछा है, तो आपको RRCSP याद रखना है। R रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड पर्सन, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन, इनके आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। फिर लोक नियोजन की हमारी अवसर की समानता है, अनटचबिलिटी है आर्टिकल 17, और अबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स यानी आर्टिकल 18। यहाँ हमने कुल मिलाकर के 5 प्रकार की समताएं प्रदान करने का प्रयास किया है। और इसके अलावा अगर राजनीतिक समता की बात करें तो आर्टिकल 325 यानी जो हमारी मतदाता सूची है उसमें भी धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 326 है वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हम सार्वभौमिक मताधिकार की बात करते हैं। हमारी जो लेजिस्लेचर हैं, चाहे वो हमारी विधायिकाएं हों, चाहे हमारी लोकसभा हो यानी संसद हो, वहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की गई है। वयस्क मतदान का मताधिकार दिया गया है। और हमारा आर्टिकल 39 जो है उसका डी सब क्लोज जो है, जहाँ महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, जीवन यापन के लिए समान साधन, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जीवन यापन के लिए समान साधन है, ये आर्टिकल 39A का 1 सब क्लोज है, और समान कार्य के लिए समान वेतन ये आर्टिकल 39 का डी सब क्लोज है। और इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसमें फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना दी गई है। भाईचारे की भावना ली कहाँ से है? फ्रांस की क्रांति से ली है। भाईचारे की भावना का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है हमारी सिंगल सिटीजनशिप, यानी पूरे भारत में एकल नागरिकता दी गई है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो हमारे संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो कई बार पूछ लेता है बंधुत्व, जो प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व की भावना है उसका परिलक्ष्य से उसकी प्राप्ति संविधान के कौन से भाग में होती है? तो भाग 2 में होती है। बंधुत्व का मतलब है सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना। तो इसके अलावा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 51 के, उसका जो उसमें भी कहीं ना कहीं हम भाईचारे की भावना की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। हर भारतीय जो नागरिक होता है उसकी कहीं ना कहीं हम धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधताओं का हम हमारी कंपोजिट कल्चर है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी हमने प्रयास किया है। एक बार यूपीएससी में एग्जाम आया है कि प्रस्तावना में क्या संकल्प, क्या रिजोल्यूशन लिया गया है? प्रस्तावना में रिजोल्यूशन लिया गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता है, उन दोनों को ही हम सुनिश्चित करेंगे। यानी व्यक्ति की गरिमा के साथ, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं दी जाए। व्यक्ति को जब अधिक स्वतंत्रता जाती है तो हो सकता है कि एक नए राज्य की मांग करे, हो सकता है वो एक नए स्टेट की मांग करे, या खालिस्तान की मांग करे, अलग राष्ट्र की मांग करे, क्षेत्रवाद की मांग करे। और जब उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो व्यक्ति की गरिमा चली जाएगी, और जब व्यक्ति को अधिक हम छूट देंगे तो हो सकता है वो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा दे। तो बड़े सौम्य स्वभाव से भारत के संविधान में ये रिजोल्यूशन, ये संकल्प हमने लिया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित हम करने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया, और इसकी प्राप्ति हमने आर्टिकल 1 में, संविधान का भाग 1 और आर्टिकल 1 जो है वहां हम इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये शब्द लिया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी यूनियन शब्द है, यूनियन शब्द का मतलब ये है कि यहाँ राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी जो हमारा संघ है वो विनाशी राज्यों का संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी संघ कभी नष्ट नहीं होगा, राज्य नष्ट हो सकते हैं, राज्य समाप्त हो सकते हैं, नए राज्य बन सकते हैं, लेकिन राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी हमारा जो समझौता है, हमारा जो संघ है वो समझौते का परिणाम नहीं है। थैंक यू।